अज़ीज़ तलबा, आज हम 12वीं क्लास में का जो टॉपिक है दास्तान, उसका मुताल्ला करेंगे। दास्तान के ताल्लुक़ से कि दास्तान कहते किसे हैं, और जो 12वीं क्लास में जो सबक दिया गया है वो दास्तान का एक हिस्सा दिया गया है। वो दास्तान थी बाग़ो बहार, जिसको मीर अमन ने लिखा है। उसका एक हिस्सा यानी सैर पहले दरवेश की, वो हिस्सा आपके निसाब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निसाब में शामिल है। आज हम उसका मुताल्ला करेंगे। तो सबसे पहले तो सभी अपनी अपनी जो बुक्स है वो खोलें, क्योंकि कोई भी अदब हो, अंग्रेज़ी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, कोई सा भी अदब हो, उसके मुताल्ले के लिए किताब का होना लाजमी है सामने, और किताब से ही उसको बेहतर तरीके से सबक का मुताल्ला किया जा सकता है। तो सब निकालें अपनी किताबें। दास्तान सफ़ा नंबर 2 पे है। दास्तान तारीफ़ और मुख्तसर तारीफ़। दास्तान नसरी अदब की कदीम और मकबूल सिनफ़ है। नसरी अदब के दो पार्ट होते हैं। एक हिस्सा होता है नज़म वाला और एक होता है हिस्सा नसर वाला। तो नज़म में सिर्फ नज़म ही नहीं होती, उसके अंदर बहुत सारी गज़ल भी होती। गज़ल को छोड़ दो, थोड़ा उसका बाद में डिस्कस करेंगे, पर जैसे रुबाई हो गई, अपना कोई मसनवी हो गई, कोई मरसिया हो गया, तो ये नज़म के पार्ट होते हैं। और जो इसके अलावा जो बचता है वो नसर का हिस्सा होता है। नसर के हिस्से में भी कहानियाँ हैं, मज़मून हैं और इंशाइयाँ हैं। तो ये जो हिस्सा जाता है वो नसर की तरफ जाता है। तो इसी नसर के हिस्से के अंदर सिनफ कहते हैं प्रकार को, तरह, किस किस तरह से हम नसर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें लेके आते हैं। तो नसर के अंदर मुख्तसर कहानियाँ होती हैं, मज़मून होते हैं, इंशाइया होते हैं, खाके होते हैं, और दास्तान होती है, नावल होते हैं। ये सारे नसर के अंदर आते हैं। तो उन्हीं नसर की जितनी भी असनाफ़ हैं, उन असनाफ़ में से एक प्रकार, नसर का एक प्रकार दास्तान होता है। किस्सा कहानी को एक सन्फ़ की हैसियत से दास्तान ही ने मुतारफ़ कराया। अगरचे इब्तदान दास्तानें सुनाई जाती थी, बाद में तहरीरी शक्ल में मंजरें आम पर आईं। पहले सुनाई जाती थी, फिर लिख कर आई, तहरीर के रूप में आई दास्तानें। फितरत इंसानी है कि एक किस्सा कहानी कहना सुनना उसका महबूब मशगला रहा है। बहुत सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो मशगला इंसानों का रहा है वो दास्तान रहा है। और ये इंसान की फितरत, इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने जो चीज़ डाली वो ये कि दास्तान सबको पसंद आती है, कोई भी हो। तो उसका सबसे महबूब जो मशगला है वो दास्तान रहा है। और इसमें आया कि भाई कदीम और मकबूल, दास्तान जो थी कदीम और मकबूल सिनफ है। तो कदीम कहते हैं पुरानी। तो पुरानी उर्दू अदब के अंदर क्या हुआ कि एक के बाद एक कुछ नई चीज़ें उर्दू अदब के अंदर आती रही। जैसे मुख्तसर अफसाना पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन ये बाद में आया। पहले जो उर्दू अदब के अंदर नावल उर्दू अदब के अंदर नहीं होता था, ये बाद में आया। तो ऐसे एक के बाद एक तो दास्तान सबसे पहले से ही मौजूद है, तो इसलिए उसको कह रहे हैं सबसे वो कदीम दास्तान है। उर्दू अदब के अंदर जो लिखे गए तहरीरी रूप में जो है वो नसर के पार्ट में वो दास्तान को शामिल किया गया है। तो ये कदीम भी है और मकबूल मानी पसंदीदा। दास्तानें उस वक्त वजूद में आई जब लोगों के पास फुर्सत और फरागत थी। सही बात है, क्योंकि दास्तान बहुत लंबी हुआ करती थी, बहुत लंबे किस्से कहानी, और बहुत लंबे किस्से कहानी कोई दास्तान कहते हैं। अगर वो जो लंबा किस्सा कहानी नहीं है तो फिर उसको हम दास्तान नहीं कह सकते। अब जो वो लंबा है तो कोई टाइम, जिसके पास टाइम नहीं है तो वो तो फिर कर ही नहीं सकता। इसलिए ये तभी वजूद में आई, तभी दास्तानें कहलाने लगी, या लोग दास्तानों को तभी कहने लगे जब इंसानों के पास फुर्सत होगी। तो इसका मतलब उनके पास पहले फुर्सत थी और तभी ये वजूद में आई।
इसलिए दास्तानें वक्त गुजारी का ज़रिया हुआ करती थी। वक्त गुजारी यानी टाइम पास का। अब आज तो मोबाइल आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, लोग अपना टाइम पास कर लेते हैं या बहुत सारी और ज़राए टाइम पास के हैं। लेकिन उस वक्त जब ना मोबाइल था, टीवी नहीं था, गार्डन्स नहीं थे, घूमने फिरने की जगहें नहीं थी, इंसान दिन भर फ्री रहता था, तो उस वक्त ये दास्तान वक्त गुजारी का ज़रिया हुआ करती थी। दास्तान एक तवील और मुसलसल किस्से को कहते हैं। जैसे मैंने पहले कहा लंबा, वो लंबी लंबी जो कहानियाँ होती थी, तो दास्तान किस्सा होता है, कहानी होती है। लेकिन कौन सी कहानी? अगर वो 2-3 पेज में है, शॉर्ट है, छोटी है, तो उसको दास्तान नहीं कहेंगे। दास्तान तो बहुत तवील, लंबी और मुसलसल लगातार चलने वाली, एक के बाद एक के बाद एक बार ख़त्म होने का ही नाम नहीं लेती थी। तो ऐसा किस्सा जो लगातार चले और लंबा हो, उसको हम दास्तान की कैटेगरी में डाल सकते हैं, उसको दास्तान की कैटेगरी में रख सकते हैं। जिसकी बुनियाद हकीकत पर नहीं होती, ये पॉइंट नोट करने का है कि दास्तान मुसलसल और लंबे किस्से को तो कहेंगे, लेकिन उसकी बुनियाद हकीकत पर नहीं होती। उसके अंदर जो किस्से होते हैं वो हकीकत पर बहस नहीं होते, हकीकत पर आधारित नहीं होते, उनकी बुनियाद हकीकत पर नहीं होती, हकीकत से उनका कोई वास्ता ही नहीं होता है, बल्कि फ़र्जी और ख़याली चीज़ें और माफूकुल फितरत अनासिर पर होती है। इन दास्तान हम जब भी कहेंगे जब ये एक पॉइंट माफूकुल फितरत अनासिर होंगे उसके अंदर, यानी देवी देवताओं की, परियों की कहानियाँ, जो ख्वाब और ख़यालों में जो चीज़ें आती हैं वो, या कि एक इंसान पंख लगा के उड़ गया, तो ये फ़र्ज़ी ख़यालात जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। परियों की कहानियाँ, भूत जिन्नों की कहानियाँ, देवी देवताओं की कहानियाँ, तो जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता, वो दास्तानें होती हैं, जिसका मकसद तफरीह तिब्ब और तफक्कुरात से छुटकारा हासिल करना होता है। दास्तान का कोई ऐसा बड़ा मकसद नहीं होता कि उससे सोशल रिफॉर्म हो, समाज के अंदर सुधार हो। दास्तान का उससे कोई लेना देना नहीं होता। दास्तान सिर्फ मज़े के लिए, तफरीह के लिए, और उससे क्या होता है, तफक्कुरात से छुटकारा मिल जाता है। इंसान जो सोचता रहता है, ख्यालात में घूमा रहता है और टेंशन में रहता है, उनसे उसको छुटकारा मिल जाता है। जब इंसानी शऊर तरक्की याफ्ता ना था, उस वक्त ये दास्तानें इंसान की आरजुओं, उमंगों और जज्बात की तस्कीन करती थी। जज्बात की तस्कीन मतलब उसके अंदर जो उमंगें, आरजुएं पैदा होती थी, उनको सेटिस्फाइड कर देती, संतुष्ट कर देती थी, उसके दिल को एकदम मुतमईन कर दी। मज़ा आ गया किस चीज़ को देख, अपन खाना खा के वो बड़ा मज़ा आ गया, तस्कीन होगी मतलब। तो वही तस्कीन यहाँ पर होती थी। वो चीज़ें जो उसे हकीकी ज़िंदगी में हासिल नहीं होती थी, वो उसे ख्वाबों की दुनिया में हासिल करने की कोशिश करता। इंसान को कुछ चीज़ें हकीकी दुनिया में हासिल नहीं हो सकती, तो वो क्या करता है कि ख्वाबों में ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे एक आदमी, मेरे कभी कभी ख्याल आ जाता था कि भाई मैं पंख लगा के उड़ूँ और ऐसे उड़ता हूँ, वहाँ चला जाऊँ, वहाँ चला जाऊँ, वहाँ चला जाऊँ। तो ये क्या था? ख्वाबों की दुनिया थी, हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं है, हकीकत से उसका कोई वास्ता नहीं है, ये ख्वाबों की दुनिया है। और ऐसे ख्यालात को ही हम माफूकुल फितरत अनासिर कहते हैं। और उसी को अगर हम दास्तान में लिख दें, साहब एक इंसान पंख लगाकर उड़ गया और वो जा पहुँचा दूसरे मुल्क, जा पहुँचा, वो पंख लगाया, उसने सोचा मैं पंख लगा लूँगा, तो ये जो किस्सा था फ़र्जी और ख़याली किस्सा आ गया, इसका कोई हकीकत से वास्ता नहीं था, और इसी चीज़ को हमने दास्तान के अंदर शामिल कर दिया। तो एक चीज़ जो यहाँ पॉइंट है वो समझने का है। ज़्यादा पेचीदा उर्दू अदब के अंदर इतने पेचीदा पॉइंट नहीं होते, फिर भी नावल और दास्तान, देखो तवील और मसलसल किस्से को दास्तान कहते हैं। हम नावल को भी तवील और मसलसल किस्से को नावल भी कह सकते हैं, दास्तान नावल भी कह सकते हैं, लेकिन उनमें फ़र्क क्या है? दोनों के अंदर एक फ़र्क है। यानी दास्तानें फ़र्जी किस्से कहानियों पर बहस होती हैं, बुनियाद उनकी फ़र्जी माफूकुल फितरत अनासिर जिसे कहते हैं। माफूकुल फितरत अनासिर मतलब जिनमें देवी देवता परियों की इनकी कहानियाँ होती हैं,
जिन्नों की, भूतों की, वो तो दास्तान के अंदर चला जाएंगे। लेकिन अगर हकीकत पर बहस है, किस्सा हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड किस्सा है और लंबा भी है और लगातार चलने वाला भी है, तो फिर उसको दास्तान नहीं कहेंगे, फिर उसको नॉवेल में रखेंगे। तो ये चीज़ जहन में रहे, तवील और मुसलसल लगातार चलने वाला जो किस्सा है उसको हम दास्तान भी कहते हैं और नॉवेल भी कहते हैं। लेकिन नॉवेल में हकीकत की ज़िंदगी से वाबस्ता, हमारे समाज की ज़िंदगी से वाबस्ता किस्से कहानियाँ होते हैं, जबकि दास्तान के अंदर हकीकत से उनका कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ फर्जी ख्यालात, देवी देवताओं की कहानियाँ, किस्से, बस। तो ये थोड़ा समझना है। दास्तान के फ़न पर नज़र डालें तो प्लॉट, किरदार, मुकालमा, माफूकुल फितरत अनासिर, तख़य्युल मुबालगा और अंजाम, ये दास्तान के लाजमी अज्जा हैं, हिस्से हैं, पार्ट्स हैं। उसके दास्तान के ये पार्ट्स हैं जिसके बगैर दास्तान मुकम्मल नहीं होती। अगर ये हिस्से नहीं आएंगे तो दास्तान मुकम्मल नहीं। दास्तान के अज्जा मंदरजे एक एक को लेते हैं। जैसे सबसे पहले बताया प्लॉट। अब समझेंगे अपन प्लॉट क्या है। प्लॉट वाक़यात की तरतीब व तंजीम को कहते हैं। तरतीब और तंजीम, नज़्म व ज़ब्त, मैनेजमेंट के तहत, मतलब वाक़यात को अच्छे ढंग से जमाना, एक के बाद एक वाक़यात को, ऐसा नहीं जैसे अपन मकान लेते हैं, एक प्लॉट बनाते हैं, ऐसे ही दास्तान का भी एक प्लॉट होता है। और उस प्लॉट के अंदर क्या होगा, अब तुम टॉयलेट कहीं लगा दो, किचन को किधर ही और रख दो और लिविंग रूम को किधर रख दो, तो गड़बड़ा जाएगा। वो मकान प्लॉट हो क्या है, कुछ भी नहीं। ऐसे ही दास्तान का भी एक प्लॉट होता है। अब प्लॉट का मतलब यही है कि किस्सों को एक सिस्टमैटिक ढंग से उसके अंदर जमाया जाए। ये नहीं कि कोई किस्सा कहीं है, कोई किसी को कहीं छोड़ दिया, किसी को कहीं फेंक दिया, ऐसा नहीं है। एक के बाद एक किस्सा पूरे नज़्म और ज़ब्त के साथ होता है। उसमें किसी तरीके का ढील नहीं होता कि अभी किस्सा तो कुछ सुना रहे हैं और फिर कुछ और सुना दिया, ऐसा नहीं होता। एक के बाद एक किस्से घटते रहते हैं, एक के बाद एक किस्से आते रहते हैं। तो तरतीब के साथ, एक नज़्म व ज़ब्त के साथ होते हैं, जो दास्तानों में अक्सर मफकूद है। दास्तानों के प्लॉट उमूमन मरबूत व मुसलसल नहीं होते। एक किस्से में दूसरा किस्सा पेवस्त होता है। मरकज़ी किस्से में ज़मनी किस्से जोड़ दिए जाते हैं जो उसकी तवालत में इजाफ़ा करते हैं। दिलचस्पी उसका बुनियादी अंसर। दास्तानें ज़्यादातर इश्किया मौज़ूआत पर लिखी जाती हैं। प्लॉट कहते किसे हैं? प्लॉट वाक़यात की तरतीब व तंजीम को कहते हैं जो दास्तानों में अक्सर मफकूद है। प्लॉट यानी किस्सा, जो कहानी जो हम लिख रहे हैं वो तरतीब और तंजीम के साथ हो, एकदम नज़्म व ज़ब्त के साथ हो, एकदम मैनेजमेंट के साथ हो, सिस्टमेटिक ढंग से हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ऐसा नहीं हो बिखरा हुआ हो, कोई भी किस्सा कहानी बिखरा हुआ हो कि अभी तो यहाँ की सुना रहे हैं, अभी वहाँ की सुना रहे हैं, ऐसा नहीं। एक के बाद एक के, जो बात चल रही है उसी से रिलेटेड दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, ऐसा प्लॉट के अंदर होता है। तो प्लॉट के अंदर वाक़यात तरतीब और तंजीम के साथ होते हैं, एक के बाद एक, सिस्टमेटिक ढंग से होते हैं। किस्से कहानियाँ, किस्सा, जो भी हम किस्सा बयान कर रहे हैं वो एक ढंग से होता है, तरीके से होता है। जैसे अब मकान है, मकान का भी एक प्लॉट होता है। अब उस प्लॉट के अंदर आप टॉयलेट कहीं बना दो, किचन कहीं बना दो, लिविंग रूम कहीं बना दो, बेडरूम कहीं बना दो, तो वो एक अच्छा ढंग का मकान जो तामीर करेंगे वो नहीं हो पाएगा। तो जो भी हमारी जो नसरी असनाफ है उनके अंदर जो दास्तान होती है, उन दास्तानों के अंदर प्लॉट जो होता है वो एक सिस्टमेटिक ढंग से होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, सिस्टमेटिक मतलब किस्सा एक से एक जुड़ा रहता है, एक के बाद एक वाक़यात आते जाते हैं। लेकिन ध्यान रखो, जो इसके अंदर पॉइंट दिया गया है कि दास्तानों में अक्सर मफकूद है। प्लॉट दास्तानों के
अंदर मफकूद है। मफकूद का मतलब खोया हुआ है, उसके अंदर है ही नहीं या तो, और अगर है भी तो वो ऐसा नहीं है, वहाँ बिखरा हुआ मामला है। अभी एक किस्सा चल रहा है, उसके बाद दूसरा किस्सा उसके अंदर घुसेड़ दिया जाएगा, उसके अंदर दूसरा किस्सा ला दिया जाएगा। तो ये दास्तानों का मैटर है। तो दास्तानों के अंदर प्लॉट को तो मफकूद ही समझे, और मफकूद का माने होता है खोया हुआ, छिपा हुआ, गायब। तो इसका मतलब कहने का यही है कि उसके अंदर नहीं होता। अगर होता भी है प्लॉट तो वो बहुत कम शक्ल में पाया जाता है। तो अपन यही समझे कि प्लॉट गायब ही रहता है, ये मान लो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक किस्सा आएगा, फिर दूसरा आएगा। आगे जाके जब तुम ग्रेजुएशन लेवल पे आएंगे तो वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। दास्तानों के प्लॉट अमूमन मरबूत और मुसलसल नहीं होते। जो मैंने कहा, मरबूत एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते, बिखरे हुए होते हैं। मुसलसल लगातार चलने वाले नहीं होते प्लॉट का मानी किस्से और कहानियों को अच्छे तरह, जो किस्से कहानी उसके अंदर आ रहे हैं उनको एक के बाद एक सिस्टमेटिक ढंग से जमाना। लेकिन दास्तान के अंदर ऐसा नहीं होता। वहाँ के प्लॉट जो है अमूमन मरबूत और मुसलसल नहीं होते। एक किस्से में दूसरा किस्सा पेवस्त होता है। एक किस्सा चल रहा है, उसके अंदर दूसरा भी पेवस्त कर दिया, दूसरा भी डाल दिया। मरकजी किस्से में ज़मनी किस्से जोड़ दिए जाते हैं। जो मुख्य किस्सा होता है उसके अंदर दूसरे छोटे छोटे किस्से भी डाल दिए जाते हैं, जो उसकी तवालत में इजाफा करते हैं। तवालत मानी तवील होना, लंबा होना। तो इससे क्या होता है कि दास्तान लंबी हो जाती है। और सही बात है, दास्तान तभी कहेंगे जब वो तवील होगी। दिलचस्पी उसका बुनियादी अंसर है, बुनियादी हिस्सा, मेन हिस्सा, जिसको धरातल कहते हैं, बेस्ट। तो उसके अंदर दिलचस्पी बुनियादी आंसर है। अगर दिलचस्पी नहीं है, उसको पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, तो फिर वो दास्तान क्या काम की। दास्तानें ज़्यादातर इश्किया मौजूआत पर लिखी जाती हैं। टॉपिक्स, इश्किया टॉपिक्स पर ही लिखी जाती है। किरदार यानी कैरेक्टर। दास्तान के अंदर जो भी पार्ट्स आते हैं, पात्र, जैसे हिंदी में जैसे फिल्म देख रहे हैं तो उसके अंदर हीरो होता है, एक्ट्रेस होती है, गुंडा होता है, तो ऐसे ही इसके अंदर भी उनको किरदार बोलते हैं। तो दास्तानों में किरदार हकीकी ज़िंदगी के किरदारों से बिल्कुल मुख्तलिफ गैर मामूली सलाहियतों के मालिक, बादशाह, वज़ीर, शहज़ादा, शहज़ादियाँ, नजूमी, रम्माल, जिन, देव, परी होते हैं। शहज़ादा अपनी मंजिल मकसूद को हासिल करने के लिए फ़ौकुल फितरी अनासिर से नबरद आज़मा होता है, आमना सामना होता है। नबरद आज़मा मतलब आमने सामने होते हैं इसके, और अपनी मोहब्बत को हासिल कर लेता है। तो कहने का मतलब ये कि इनकी जो किरदार है, इनकी जो कैरेक्टर हैं, वो हमारे हकीकी ज़िंदगी से एक नॉर्मल इंसान, लेकिन वो अलग होते हैं, उनके अंदर अलग पावर्स होती हैं। जैसे बाहुबली वाला टॉपिक देखा जाए, उसके अंदर क्या है कि वो उसको अंदर उस बंदे को इतना पावर दे दिया जाता है, उसके अंदर पावर। तो क्या आज की हकीकी ज़िंदगी से इसका कोई वास्ता है? नहीं है। ऐसे ही दास्तानों के अंदर होता है। और गैर मामूली सलाहियत है, एक तो मामूली मतलब वैसी, और एक गैर मामूली मतलब है उसके अंदर कुछ, मतलब जो आम इंसानों में नहीं पाई जाती, वो गैर मामूली। एक तो होता है मामूली छोटी, एक मामूली बात है, जो गैर मामूली नहीं है, इसका मतलब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके अंदर। तो गैर मामूली सलाहियतों के मालिक होते हैं कौन? उनकी दास्तानों के किरदार। उसके अंदर जो हीरो हैं, बादशाह, गुंडे हैं या एक्ट्रेस है, वो गैर मामूली सलाहियतों के मालिक होते हैं। वज़ीर, शहज़ादा, शहज़ादिया, नजूमी। शहज़ादा फ़ौकुल फितरी अनासिर से नबरद आज़मा होता है, मतलब ऐसा होता है कि जैसे जो उसका मेन हीरो होता है उसको फ़ौकुल फितरत अनासिर से सामना करना पड़ जाता है, जैसे जिन्नों, देवताओं, परियों, उनसे उसका सामना होता है। माफ़ूकुल फितरत अनासिर, फ़ौकुल फितरत अनासिर दास्तानों का लाजमी जुज़ है। मैंने पहले ही कहा था, अगर किसी किस्से के अंदर फ़ौकुल फितरी अनासिर नहीं होंगे,
देवी देवताओं, जिन्नों, परियों, भूतों की पार्ट नहीं होंगे और वो किस्सा लंबा और मुसलसल है, तो वो दास्तान नहीं कहलाएगा। दास्तान का लाजमी हिस्सा क्या है? फ़ौकुल फितरत अनासिर। हम तभी दास्तान कह सकते हैं उसको, वरना दास्तान नहीं कह सकते हम उसको, क्योंकि फिर वो नावल के ज़मर्रे में आ जाएगा अगर वो हकीकत से उसका वास्ता होगा, चाहे किस्सा कितना भी तवील हो। लेकिन अगर उसके अंदर फ़ौकुल फितरत अनासिर नहीं है तो वो दास्तान नहीं है। तो फ़ौकुल फितरी अनासिर दास्तानों का लाजमी जुज़ू है, यानी जिन देव परी, हवा में प्रवास करते हुए कालीन, जैसे वो अपन नाटक देखते अलिफ लैला वगैरह ये होते हैं ना, उसमें वो कालीन पे उड़ के आदमी चला जाता है। बोलते हुए जानवर, आपको दास्तानों के अंदर जानवर बोलेंगे भी। जादू की टोपी, अजीबुल खिलकत लोग, अजीब तरह की मखलूक प्राणी, अगर उनको दास्तानों से निकाल दिया जाए तो दास्तान ना रहे। समझा? अगर ये चीज़ें भाई फ़ौकुल फितरी अनासिर निकल गए, ये जिन देवता परियों की कहानियाँ, बोलते जानवर, उड़ती कालीन, अगर ये हिस्से दास्तान से निकाल दिए तो फिर वो दास्तान कहाँ हुई? दास्तान तो कहते हैं इसी को। तो ये दास्तान का लाजमी जुज़ है माफ़ूकुल फितरत अनासिर। तख़य्युल मुबालगा, बिल्कुल। जब अपन देवी देवता जिन्नों की जब कहानियाँ पेश ही कर रहे हैं तो मुबालगा रहित होगी। मुबालगा लंबी लंबी फेंकना, सीधी सीधी ज़बान के अंदर ये कि लंबी लंबी फेंक दी, हद से ज़्यादा फेंक दी, किसी इंसान की इतनी तारीफ़ कर दी कि उसका कोई हकीकत से कोई वास्ता ही नहीं, तो उसे मुबालगा कहते हैं। ज़्यादा लंबी लंबी फेंकने को मुबालगा। तख़य्युल मुबालगा पर दास्तान की बुनियाद कायम होती है। दास्तानें ख़याली और फ़र्जी वाक़यात पर उस्तवार होती हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। सारे वाक़यात हैरत व इस्तेजाब में डालने वाले होते हैं। वो वाह, हैरत व इस्तेजाब, वो वाह क्या बात है, और ऐसा हुआ, तो वो हैरत व इस्तेजाब। तो ये दास्तान के अंदर हो तो समुद्र पार कर गया वो, अच्छा वो कालीन पे उड़ के चला गया और वहाँ क्या मिला उसको? 2 भूत मिले बड़े बड़े, तो वो हैरत व इस्तेजाब। तो ये तो दास्तान के अंदर होता ही है। और ये हैरत व इस्तेजाब कब आएगी? जब मुबालगा आ रही होगी, लंबी लंबी फेंकेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आएंगे, तो और जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। तो तख़य्युल मुबालगा जो है ना, ये भी दास्तान का एक लाजमी हिस्सा है। अंजाम, दास्तानों का अंजाम हमेशा निशातिया और जाई होता है। यहाँ इंसान की कभी शिकस्त नहीं होती। हाँ, दास्तानों के अंदर इंसान की कभी हार नहीं होती है, वो सबको हरा देता है। वो हमेशा अपने दुश्मनों पर फतेह हासिल करता है। दास्तान में ज़िंदगी का राज मायूसी पर नहीं, उम्मीद पर कायम होता है। हमेशा उम्मीद, मायूसी नहीं होती दास्तानों के अंदर। ऑटोमेटिक अपने को लगता है कि ये हीरो है और ये सबको, चाहे कितने भूत परियां, देवता और ये जिन्नात हैं, कुछ भी है, ऐसे ऐसे हैवान, मतलब तो वो कहते हैं कि इंसान, जो हॉलीवुड की जो फिल्में होती है ना, वो बिल्कुल ही इसी बेस पर होती है। वो उनको दास्तानों के ज़मर्रे में डाल सकते हैं। तो ये उसके अंदर एक उम्मीद होती है कि हीरो लास्ट में कामयाबी होगा। दास्तानों में हक और बातिल का टकराव और बातिल पर हक की फतेह दिखाई जाती है। हक और बातिल, बातिल झूठ, झूठ पर हक सच्चाई की जीत। दास्तानों में ज़बान व बयान की रंगीनी, इबारत आराई और लताफत का होना ज़रूरी है। ये दास्तान में ये चीज़ें भी, ज़बान व बयान की रंगीनी, बयान करने का बड़ा रंगीन अंदाज से उस चीज़ को बयान करना, ये भी दास्तानों के अंदर शामिल किए जाते हैं। अब आती है दास्तान की तारीख, कहाँ से शुरू हुई, उर्दू अदब के अंदर कहाँ से आई है तहरीरी शक्ल में, तो वो देखते हैं। दास्तान की तारीख, उर्दू में दास्तानें नज़्म व नसर दोनों में लिखी गई। मैंने कहा था कि उर्दू अदब के 2 हिस्से, एक नज़्म और एक नसर।
जो हिस्सा नज़म के अंदर नहीं आता वो ऑटोमेटिकली किसके अंदर चला जाता है, नसर के अंदर। और नज़म के अंदर हम जानते हैं गीत, मसनवी और रुबाइयाँ, मरसिया, ये दास्तान के अंदर, आज़ाद नज़म, ये सारी नज़म के अंदर आती हैं। और जो इसके अलावा जो हिस्सा बच जाता है, नज़म के अलावा जो भी हिस्सा है वो नसर के अंदर है, उसके अंदर कहानी, किस्से, मजमून, इंशाइया वगैरह ये होते हैं। तो दास्तान का ध्यान रखें आप, नॉवेल को हम नज़म के अंदर नहीं लिख सकते, पर दास्तान दोनों जगहों पर, दोनों चीज़ों पर, नज़म में भी है दास्तान और नसर में भी। और नज़म के अंदर अगर है इसका मतलब वो भी लंबी होंगी, किस्से तो उसके किस्सा है, किस्से को नज़म की शक्ल में दे दिया, अब वो भी लंबी होंगी। तो उर्दू में दास्तान नज़्म नसर दोनों में लिखी गई। उर्दू में मंजूम दास्तानों का सिलसिला 1435 ईस्वी से मिलता है। फ़खरुद्दीन निज़ामी की मसनवी कदम राव पदम राव को पहली मंजूम दास्तान कहा जाता है। मंजूम यानी नज़म वाली दास्तान। तो कब से? 1435 ईस्वी से। और किसकी मसनवी? फ़खरुद्दीन निज़ामी की मसनवी। कौन सी? कदम राव पदम राव को पहली मंजूम दास्तान कहा जाता है। दास्तान है वो, लेकिन किसमें लिखी हुई? नज़म के अंदर। तो पहली नज़म के अंदर पहली लिखी गई दास्तान कौन सी थी? फ़खरुद्दीन निज़ामी की मसनवी। उसको मसनवी भी कहते हैं और दास्तान भी कहते हैं। कदम राव पदम राव। और नसर में मुल्ला वजी की सबरस को, जो 1635 ईस्वी में लिखी गई उर्दू नसर की पहली दास्तान कहा जाता है। यानी उर्दू नसर की पहली। नज़म की तो फ़खरुद्दीन निज़ामी की कदम राव पदम राव हो गई, और नसर के अंदर अगर आप आएंगे तो नसर के अंदर 1435 ईस्वी में मुल्ला वजी ने लिखी थी सबरस, उसको उर्दू नसर की पहली दास्तान कहा जाता है। अब दास्तान है तो लाजमी उसके अंदर लंबे किस्से होंगे। दक्कन में सबरस के अलावा मुंशी मोहम्मद इब्राहिम बीजापुरी ने फ़ारसी अनवार सहेली का तर्जुमा दक्कनी अनवार सहेली के नाम से किया गया। ये दक्कनी और ये शुमाली है क्या? जो उर्दू दक्षिण भारत के अंदर होती है, आंध्रा कर्नाटका के अंदर, उसे दक्कनी उर्दू कहेंगे। और जो इधर यूपी राजस्थान वगैरह ये जो इलाके हैं, इनके अंदर जो उर्दू मिलेगी उसे शुमाली उर्दू कहते हैं। तो उसमें दक्कनी उर्दू की बात कर रहे हैं कि दक्कन में सबरस के अलावा, सबरस तो लिखी गई, उसके अलावा मुंशी मोहम्मद इब्राहिम बीजापुरी ने फ़ारसी अनवार सहेली का तर्जुमा दक्कनी अनवार सहेली के नाम से किया। शमशुद्दीन अहमद ने अलिफ लैला का पहला उर्दू तर्जुमा हिकायतुल जलीलिया के नाम से किया। हिकायतुल जलीला तो तर्जुमा ही हुआ है, लिखी नहीं है उन्होंने। कोई एक किताब थी अलिफ लैला, उसका तर्जुमा शमशुद्दीन ने हिकायतुल जलीला के नाम से किया। और अपन नाटक भी आता है अलिफ लैला के ऊपर। तो अलिफ लैला बचपन में बहुत चलता था, बहुत फेमस था। तो वो अलिफ लैला जो नाटक आता था वो दास्तान थी, और उस दास्तान का उर्दू में तर्जुमा किसने कर दिया? शमशुद्दीन अहमद ने। शमशुद्दीन अहमद ने किस नाम से किया? हिकायतुल जलीला। इसके अलावा दक्कनी उर्दू थोड़ी हार्ड और टिपिकल थी। तो उसमें सिंहासन बत्तीसी और मलकाए जमाओ काम कुंदला अहम दास्तान है। ये दक्कन की अहम दास्तान है। शुमाली हिंद में 18वीं सदी से कब्ल कोई दास्तान नहीं मिलती। मैंने बताया शुमाल का हिस्सा कौन सा हिस्सा है भारत का? यूपी, राजस्थान, कश्मीर को भी हम शुमाल में लेंगे, और बिहार, ये जो इलाके हैं, ये राजस्थान के, दिल्ली, ये शुमाली, इसको शुमाली भारत बोला जाता है। और जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के जो इलाके थे उसको दक्कन बोला जाता है।
तो शुमाली हिंद में 18वीं सदी से कबल कोई दास्तान नहीं लिखी। 1800 से पहले पहले कोई भी दास्तान नहीं लिखी शुमाल के अंदर, शुमाली भारत के अंदर। 18वीं सदी में शुमाली हिंद की दास्तानों में ईसवी खां की किस्साए महर अफरोज व दिलबर, किस्साए महर अफरोज व दिलबर और अता हुसैन खां तहसीन की नौ तर्ज मरसा, महर चंद खत्री की नौ आईने हिंदी और किस्सा मलिक मोहम्मद गैती अफरोज, सैयद हुसैन शाह हकीकत की जज्बे इश्क और मुग़ल हुक्मरान शाह आलम सानी यानी शाह आलम दो हुए, ये सानी दूसरे शाह आलम हैं। सानी की अजाइबुल क़सस के भी अहम दास्तान है। अजाइबुल क़सस ये भी अहम दास्तानें हैं शुमाली हिंद के अंदर। लेकिन ये चीज़ अपन को जहन में रहे कि भाई 18वीं सदी से पहले पहले शुमाली हिंद में कोई भी दास्तान नहीं लिखी गई। उर्दू दास्तान को फ़रोग़ देने में फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी कई दास्तानों को फरामोश नहीं किया जा सकता। फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में तो आगे आ जाएगा, लेकिन अगर इस फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में बताने लगे फिर वो बहुत सारी लंबी टॉपिक बात हो जाएगी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए कायम किया गया था, उसके अंदर उसने दास्तानों को बहुत फ़रोग़ दिया, दास्तानों को आगे लाया, दास्तानों को तरक्की करवाई। तो उसने जो कोशिश की उसको फरामोश नहीं कर, नेगलेक्ट नहीं कर सकते उसकी कोशिशों को। उनमें मीर अमन की बाहो बहार, ये फोर्ट विलियम के अंदर ही लिखी गई, या हैदर बख्श हैदरी की आराइश महफिल और तोता कहानी, ये दो हैदर बख्श हैदरी की कौन कौन सी बुक्स, आराइश महफिल और तोता कहानी दास्तान है हैदर बख्श हैदरी की, ये भी कहाँ, फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर। शेर अली अफसोस की बाग़ उर्दू, मिर्ज़ा अली लुत्फ़ की तज़किराए गुलशन हिंद, बहादुर अली हुसैनी की नस्र बेनज़ीर, बहादुर अली हुसैनी की कौन सी, नस्र बेनज़ीर। अखलाक़ हिंदी, मज़हर अली विला की माधवल और कामकुंदला, हफ्ते गुलशन, मिर्ज़ा काजिम अली जवां की शकुंतला, निहाल चंद लाहौरी की मज़हब इश्क काबिल ज़िक्र है। इसी दौर में फोर्ट विलियम कॉलेज से बाहर भी दास्तान लिखी गई। उनमें इंशाअल्लाह खां इंशा की रानी केतकी की कहानी, रजब अली बेग सुरूर की फसानाए अजायब अहम है। रजब अली बेग ने कौन सी बुक्स लिखी, फसानाए अजायब, क्या लिखा, दास्तान थी वो। अब फसानाए अजायब शुमाली हिंद की पहली अहम तिब्बेज़ात दास्तान है। तिब्बेज़ात देखो दास्तान के अंदर क्या हुआ, लोगों ने जो मेन दास्तान थी उनके तर्जुमे किए, ट्रांसलेशन किए, लेकिन जो फसानाए अजायब थी उसका ट्रांसलेशन नहीं था। ये सीधी फसाना अजायब ही थी और इसको सीधा ही रजब अली बेग सुरूर ने लिखा। तो रजब अली बेग सुरूर की फसानाए अजायब, तो जो उन्होंने लिखा तो ये तर्जुमा नहीं किया, खुद ने लिखा, और ये शुमाली हिंद की पहली अहम तिब्बेज़ात तसनीफ़ है। इससे पहले जो भी लिखी जाती थी शुमाली हिंद में लिखने शुरू हो गई थी, लेकिन वो खुद की नहीं थी, तिब्बेज़ात नहीं थी, क्या थी, वो दूसरों की लिखी हुई थी। तर्जुमा फिर लोगों ने तर्जुमा किया, लेकिन रजब अली बेग सुरूर की जो फसाना अजायब है वो तिब्बेज़ात है, खुद की लिखी हुई है, उन्होंने तर्जुमा नहीं किया, तो खुद की तख्लीक की हुई।
गर्ज दास्तान अमीर हमज़ा, बोस्तान ख़याल, आराइश महफिल, बाग़ो बहार, फसाना अजायब, अलिफ लैला, रानी केतकी की कहानी वग़ैरह उर्दू की मशहूर दास्तान है। तो ये उर्दू की मशहूर दास्तान है। तो आज के लिए टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, इसके अंदर 35 मिनट बहुत हैं। फिर कल इंशाल्लाह जब भी मौका मिलेगा इसका अगले पार्ट से शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।